मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में सीखने के लिए अभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, चलिए पढ़ रहे हैं हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। इसमें हमने ऑक्सिन जो है उसको कंप्लीट कर लिया है, जिसकी आप पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं। हमने जिब्रेलिन को भी खत्म कर लिया था। इसके बाद तीन हमारे पास बच रहे हैं अभी, साइटोकाइनिन, दूसरा है एब्सिसिक एसिड और तीसरा है वन एंड ओनली गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और पीजीआर विच इज इथाइलिन। तो हम इन तीनों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये क्या क्या होते हैं और ये किस किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले आता है आपके पास साइटोकाइनिन, या यू कैन से जियाटिन, और यू कैन से द थर्ड इट इज काइनेटिन। सो सबसे पहले जो इसका नाम है, इसको जो नाम दिया गया था वो था काइनेटिन। इसके अलावा मेज से आइसोलेट करने की वजह से इसे नाम दिया गया है जियाटिन। ओके, और एक्चुअल इसकी जो फंक्शनिंग होती है उसके बेसिस पे इसे नाम दिया गया है साइटोकाइनिन। सो साइटोकाइनिन होते क्या हैं? दिस आर N6 एडेनिन। अब एडेनिन क्या है? एडेनिन इज अ प्यूरिन, जो हमने पहले ऑक्सिन के केस में भी देखा था। ठीक है, ये क्या होते हैं? प्यूरिन। एडेनिन का और काम कहां आता है? एडेनिन का इसके अलावा, यानी साइटोकाइनिन का जो हम एज अ प्राइमरी फंक्शन अभी पढ़ रहे हैं, इसके अलावा काम आता है डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन में भी। सो एडेनिन की छठी पोजीशन पे जब एक एक्स्ट्रा अमीन ग्रुप ऐड हो जाता है, दिस अमीन ग्रुप, ये अमीन ग्रुप की वजह से ये क्या बनता है? दिस इज साइटोकाइनिन। अब तक हमने जो दोनों पढ़े थे, ऑक्सिन भी और जिब्रेलिन भी, दोनों के दोनों क्या थे? वीक एसिड्स। अब ये है बेसिक। ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों में एक फंक्शनल ग्रुप था विच वाज कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसकी वजह से एसिडिटी आती है। यहां पर प्रेजेंट है NH विच इज सॉरी NH2। ठीक है, ये क्या होता है? दिस इज अमीन ग्रुप, और अमीन ग्रुप ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? बेसिसिटी के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये याद रखना। अमीन ग्रुप ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर, कार्बोक्सिल ग्रुप फॉर एसिडिक नेचर। स्ट्रक्चर इसका किस तरीके का होता है? दिस इज C10H13N5, यानी यहां पर नाइट्रोजन की एक्टिव इनकॉर्पोरेशन अभी देखने को मिलती है, साथ में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। सो ये है इसका स्ट्रक्चर प्रॉपरली, एंड दिस इज काइनेटिन, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री एंड डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले मिलर एंड स्कूग, ये एग्जाम्पल जो है सारे के सारे आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। बट एनसीईआरटी में चूंकि आधी चीज ऊपर दी गई है, फिर अलग अलग से सारे ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना किया है कि सब चीजों को एक जगह पर फॉर्मुलेट कर दिया, ताकि आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो, या आपके लिए जो भी मैटर है वो थोड़ा सा एक पर्टिकुलर कम्युलेटिव फॉर्म में इकट्ठा रहे। ठीक है, अब होता क्या है? मिलर एंड स्कूग क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे प्लांट टिश्यू कल्चर। देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर, एक बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने बात करी थी टोटीपोटेंसी की। What is totipotency? It is the property of a plant cell to grow a full plant under certain particular and favorable conditions. So एक सिंगल सेल प्लांट का, एक सिंगल सेल फुल प्लांट को ग्रो करवा सकता है आर्टिफिशियल मीडियम पे भी। ठीक है, ये आर्टिफिशियल मीडियम पे भी फुल प्लांट को ग्रो करवा सकता है। अब ये प्लांट टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट्स करते हुए मिलर एंड स्कूग ने एक चीज देखी थी कि जब टोबैको कैलस, कैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल, ठीक है, कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड, यानी कोई टिश्यू फॉर्मेशन या कोई स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं हुई है। ये एक अनडिफरेंशिएटेड मास है, एक बिना किसी पर्टिकुलर फंक्शन के। ये तभी प्रोलिफरेट होता है, प्रोलिफरेशन मतलब ग्रो करता है, सेल डिवीजन करता है, जब मीडियम में, यानी जो ये आर्टिफिशियल मीडियम जिसके ऊपर ये प्लांट ग्रो करता है, ये सेल जो प्लांट टिश्यू कल्चर हम करवाते हैं, उसको जब ऑक्सीजन के साथ साथ
कोकोनट मिल्क या डीएनए नहीं दिया जाता, या उसे जब तक यीस्ट एक्सट्रैक्ट नहीं दिया जाता, या वेस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट जब तक ऑक्सीजन के साथ नहीं दिया जाता उस आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, कैलस जो है वो प्रोलिफरेट नहीं कर सकता। 1955 में काम किया था। और डीएनए यानी ये डीएनए कौन सा होता है? दिस इज हैरिंगस्पर्म डीएनए। ठीक है, अब हैरिंगस्पर्म तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि साइटोकाइनिन जो है वो एडेनिन का डेरिवेटिव है। दिस इज एडेनिन डेरिवेटिव। और एडेनिन क्या है? डीएनए फॉर्मेशन के लिए तो जो डिग्रेडेड डीएनए है उसके एडेनिन यूज होते हैं साइटोकाइनिन की फॉर्मेशन के लिए, एंड हेंस दे इंक्रीज द सेल डिवीजन। ये जो प्रोडक्ट है उसे बोला गया था काइनेटिन। केमिकली ये होता है एन फर्फ्यूराइल अमीनोप्यूरिन। एन फर्फ्यूराइल अमीनोप्यूरिन। प्यूरिन इज एडेनिन and amine group that you have seen it is NH2. Am I clear? Next we have is other timelines, यानी इसमें लैथम ने 1963 में इसको नाम दे दिया साइटोकाइनिन बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी। 1964 में लैथम अगेन इसने फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया था फ्रॉम मेज कर्नेल। मेज कर्नेल मतलब जो अनराइपेंड सीड्स होते हैं, जो मक्की के दाने होते हैं, ठीक है, कच्चे दाने, और नाम दिया उसको जियाटिन। आप देख लो, मेज के आखिरी दो अक्षर को लेके और इस साइटोकाइनिन के कुछ अक्षरों को लेके, और काइनेटिन के आखिरी अक्षरों को लेकर इसने नाम दिया इसको जियाटिन। 18 होते हैं टोटल में, और दूसरे इसके एग्जांपल हैं हाइड्रोजियाटिन, राइबोजियाटिन या आइसोपेंटेनाइल एडेनिन। इनका काम भी किसी तरीके का है। दे ऑल ऑफ देम आर फंक्शंस एज साइटोकाइनिन्स। ओके, मेनली रूट एपेक्स में बनते हैं और फिर उसके बाद जाइलम इनको क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ठीक है, जाइलम इनको ट्रांसफर करेगा। और यंग प्लांट पार्ट्स के अंदर भी, मेनली रूट एपेक्स के अंदर बनते हैं, बट यंग प्लांट पार्ट्स में भी इनको देखा जाता है। अब नेचुरल कंडीशंस में फंक्शंस क्या है, तो हम इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के फंक्शंस जो है दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो नेचुरल और दूसरा अगर सिंथेटिक इनको अप्लाई किया जाता है या प्लांट में ऊपर से स्प्रे किया जाता है तो भी इनके फंक्शंस किस तरीके के हैं। सबसे पहले सेल डिवीजन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेल डिवीजन को क्या करेगा? इंक्रीज। दूसरा सेल एक्सपेंशन। सेल एक्सपेंशन यानी साइज में इंक्रीज। किसके साइज में? मस्टर्ड में, रेडिश में, सनफ्लावर में और कुकुम्बर में, इनमें काम करता है ये एज सेल एक्सपेंडर। उसके बाद जेनेटिक ट्यूमर्स। जेनेटिक ट्यूमर का मतलब होता है व्हेन इन एक्सेस, जब ये एक्सेस में होता है कौन? साइटोकाइनिन, तो उस टाइम ये ट्यूमर्स प्रोड्यूस करता है प्लांट के अंदर बिना किसी एक्सटर्नल पैथोजन के, बिना किसी बीमारी के। ये ट्यूमर जो है वो प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ रेगुलेशन जो है वो रूट की भी और स्टेम की भी, दोनों की ग्रोथ को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, अब रेगुलेशन का मतलब क्या है? रेगुलेशन का सिंपल सा, ग्रोथ का मतलब सिंपल सा है इंक्रीज इन हाइट, वेट, सरफेस एरिया, लेंथ एंड वॉल्यूम। इन सब में इंक्रीज क्या कहलाता है? दिस। बट साइटोकाइनिन की एक्टिविटी क्या है? ये सेल डिवीजन, सेल डिवाइडर है, यानी सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। यहां पर ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। ठीक है, देन वी हैव डिफरेंशिएशन। कुछ पार्ट्स इस तरीके के भी हैं कि जो साइटोकाइनिन है ये प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड जो प्रेजेंट होते हैं उनसे क्लोरोप्लास्ट बनाने का काम करेगा। ठीक है, और जो जो जितने भी प्लास्टिड्स हैं उन सबसे क्लोरोप्लास्ट, मेनली क्लोरोप्लास्ट में फॉर्मेशन का काम करता है कौन? ये साइटोकाइनिन। इसके बाद डिलेड सेनिसेंस। सेनिसेंस डिले कैसे हो सकती है? तो एक किसी प्लांट पार्ट के अंदर अगर सेल जो है उनका साइज बढ़ रहा है, वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं और सेल डिवीजन कम हो रही है, तो वो प्लांट पार्ट जो है वो सेनिसेंस की तरफ चला जाएगा। अब काम इसका क्या है? टू इंक्रीज द सेल डिवीजन, टू इंक्रीज साइटोकाइनेसिस। तो यहां से सेनिसेंस जो है इसको डिले किया जा सकता है। एम आई क्लियर? लीव्स की पर्टिकुलर बात। इसके बाद ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। यहां से बहुत प्यारा सा आपका क्वेश्चन बनता है, दैट इज
अगर ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है एपिकल डोमिनेंस के लिए, तो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द एपिकल डोमिनेंस, यानी ऑक्सिन की जो डोमिनेंस है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या करता है, अब अब एपिकल डोमिनेंस की बात करें, एपिकल डोमिनेंस का मतलब जो टर्मिनल पार्ट है, जो एपेक्स पार्ट है, सिर्फ वही ग्रो होता रहता है और एपेक्स पार्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जब भी एक प्लांट जो है वो सीधा सीधा ग्रो करता रहेगा, पॉइंटेड ग्रो करता रहेगा ऊपर की तरफ, तो साइड वाइज ग्रोथ जो है वो बहुत कम होती है। और यहां इस टिप पे ग्रोथ को बोलते हैं एपेक्स डोमिनेंस या एपिकल डोमिनेंस। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए और साइड वाइज लेटरल ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये साइटोकाइनिन। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और दूसरी चीज ये है, ये इनहिबिट करता है कुछ न्यूट्रिएंट्स को। जब ओल्डर प्लांट पार्ट से नए प्लांट पार्ट के अंदर चीजें लेकर जाई जाती हैं, ठीक है, तो जो भी ओल्डर सेल्स हैं उनके अंदर से चीजों को निकाल लिया जाएगा और फिर नए सेल्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो ये उस टाइम भी ऐसी एक्टिविटी को इनहिबिट करने का काम करता है। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का सीन किस तरीके का है, टेम्परेचर में जब भी जो प्लांट है वो अगर एक्सेस टेम्परेचर या लो टेम्परेचर को सी कर रहा है, ठीक है, वो फेस कर रहा है, यानी स्ट्रेस की कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में भी साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन को चालू रख सकता है। क्लियर। इसके बाद कॉमर्शियल फंक्शंस, सेल शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने का काम, यानी मार्केट वैल्यू इंक्रीज करने का काम, यानी अगर किसी स्टोर्ड फ्रूट के ऊपर हम साइटोकाइनिन का स्प्रे करते हैं तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक क्या बने रहेंगे, दे विल स्टे सेफ, वो डैमेज नहीं होंगे। इसके बाद प्लांट को ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसका फंक्शन टिश्यू कल्चर में काफी ज्यादा है। और इसके बाद पोमालिन, पोमालिन फ्रूट साइज, एप्पल में फ्रूट साइज को इंक्रीज करने के लिए पोमालिन को अप्लाई किया जाता है। व्हाट इज दिस पोमालिन, पोमालिन इज जियाटिन प्लस GA4 प्लस GA7, ये इन तीनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, दिस इज पोमालिन। GA4 और GA7 क्या थे, फटाफट मेरे को कमेंट करके बताओ नीचे। इसके बाद आती है एब्सिसिक एसिड की हिस्ट्री एंड टाइमलाइन। सबसे पहले लियू एंड कार्ल कैरस ने 1961 में आइसोलेट किया था एब्सिशन 1। इसके बाद ओकुमा ने 1963 में आइसोलेट किया था एब्सिशन 2, और एंगल्स एंड वायरिंग ने 1963 में आइसोलेट किया था डोरमिन। तो यहां पर आपके पास जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ दिया हुआ है, दैट 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स फाउंड आउट दिस एब्सिसिक एसिड डिफरेंटली, इंडिपेंडेंटली। तो वो यही 3 साइंटिस्ट थे कि इन्होंने आइसोलेट किया, एक ने एब्सिशन 1, एक ने एब्सिशन 2 और तीसरे ने डोरमिन को आइसोलेट किया था। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड में कुछ ऐसा सीन है जो ये होता है माइल्डली एसिडिक, यानी अब वही सेम चीज, अब तक हमने एक बेसिक देखा था, दैट इज साइटोकाइनिन, और अकेला ऐसा है जो बेसिक है, बाकी सबके सब क्या है, एसिडिक है। बात कर रहा हूं मैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, जिसमें से इथाइलिन को हम एक्सक्लूड करके रखते हैं अभी। होता क्या है, ये C15 यानी 15 कार्बन की चेन होती है और इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन, डोरमिन और एब्सिसिन, ये तीनों नाम भी दिए गए हैं। प्लांट के सभी पार्ट्स के अंदर मिलेगा, ओल्डर पार्ट्स, न्यूअर पार्ट्स, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सब के अंदर। और इसका रॉ मटेरियल होता है वाउला जेंथिन, यानी ये क्या है, दिस इज कलर। जेंथिन क्या है, जेंथोफिल्स के अंदर जेंथिन प्रेजेंट होता है, याद है। तो सबसे पहले तो ऐसा सोचा गया था कि मेल्बोनिक एसिड जो है, जो रिस्पॉन्सिबल था दैट जिब्रेलिन की फॉर्मेशन के लिए, वही इसकी फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, बट ऐसा नहीं है। इसके लिए रॉ मटेरियल जो है वो होता है वायोला जेंथिन। अब इस कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये क्या है, दिस इज माइल्डली एसिडिक। क्लियर विद दिस। नेक्स्ट वी हैव इज फंक्शंस, तो डेसिकेशन एंड डेसिकेशन टॉलरेंस, जब भी यानी वाटर लेस होगा, पानी जब भी कम होगा, तो उस वक्त ये क्या क्या काम करता है, उस वक्त ये काम कर सकता है स्टॉपिंग द कैम्बियल एक्टिविटी, का कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी हो जाएगी इसकी वजह से,
जो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है, हार्टवुड एंड सैपवुड। हार्टवुड बनती है सर्दियों में, सैपवुड बनती है गर्मियों में, या यू कैन से उसकी स्टार्टिंग होती है स्प्रिंग में। तो जब सर्दियां होती है उस वक्त न्यूट्रिशन की कमी होती है, वाटर की कमी होती है, तो उस वक्त कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो स्टॉप्ड रहती है या बहुत स्लो होती है। उस एक्टिविटी को स्लो करने के लिए ये एबीए रिस्पॉन्सिबल है। डोरमेंसी को इंड्यूस करने का मतलब है ये डोरमेंसी को लागू करता है, ठीक है। यानी जो सीड है वो नॉर्मल कंडीशंस में ग्रो नहीं हो रहे होते, वो हम उसको स्टोर करके बड़ी आराम से रख सकते हैं, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, दिस एबीए। इसके बाद लीफ सेनिसेंस या लीफ एब्सिशन। जब भी लीफ जो है वो पुरानी हो जाती है तो उसके अंदर से ज्यादा न्यूट्रिशन की मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दिस एबीए। इसके बाद क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, यानी अगर वाटर कम है और उस टाइम वाटर को बचाना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, स्टोमेटा को क्लोज किया जाएगा, और स्टोमेटा क्लोज करने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, एबीए। स्ट्रेस रिलेटेड ग्रोथ, स्ट्रेस रिलेटेड ग्रोथ का मतलब होता है, देखो कुछ इस तरीके के प्लांट्स होते हैं, जैसे वर्नलाइजेशन और फोटोपीरियडिज्म की हम बात करते हैं। वीट का एग्जांपल मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी दिया था, और वीट का एग्जांपल अब मैं फिर से दे रहा हूं। वीट जो है वो जो उसकी विंटर वैरायटी होती है, जो विंटर ब्रीड होती है वीट की, वो विंटर में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है, फ्लावरिंग कर सकती है, सीडिंग कर सकती है, नहीं सीडिंग नहीं कर सकती, वो बायोमास में ग्रोथ कर सकती है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, उसकी बहुत अच्छी पत्तियां, ग्रोथ वगैरह सब अच्छी हो जाएगी। बट जैसे ही लो टेम्परेचर जो है वो चला जाता है, यानी टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम उस प्लांट के ऊपर आ जाता है क्या, स्ट्रेस। क्योंकि वो विंटर प्लांट है, गर्मियों में सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए टेम्परेचर क्या है उसके लिए, स्ट्रेस की कंडीशन है, और उस टाइम उसमें सीड फॉर्मेशन होती है। क्लियर है, तो ये होती है स्ट्रेस रिलेटेड ग्रोथ। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म किसी प्लांट के पास स्ट्रेस आता है जरूरत से ज्यादा, तो वो उससे रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। ये सीडिंग के लिए भी और ये फ्लावरिंग दोनों ही कंडीशंस पे लागू होती है, ठीक है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अगर उनको सारी कंडीशंस फेवरेबल मिलती रहे वो अपनी ग्रोथ करते रहेंगे, और जैसे उनको स्ट्रेस मिलता है वो फ्लावरिंग या सीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें मस्टर्ड और वीट का एग्जाम्पल पर्टिकुलर है। इसके बाद इथाइलिन फॉर्मेशन, इथाइलिन क्या है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वहां पर भी इसका फंक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद इंड्यूस्ड फ्लावरिंग, यानी ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। तो यहां मैंने स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन में मैं आपको जो चीज बताई कि ये सीड फॉर्मेशन और फ्लावर फॉर्मेशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद ये एंटी ट्रांसपायरेंट, मतलब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस, रिलीज ऑफ वाटर ड्यूरिंग द गैसियस एक्सचेंज ट्रांसपायरेशन, उसको क्लोजर ऑफ स्टोमेटा की हेल्प से और फिर उसके बाद में कोलोइडल पार्टिकल्स बनाकर ज्यादा से ज्यादा पानी को अंदर रखने की क्या करता है, कोशिश करता है। इसके बाद प्रोलोंग्ड डोरमेंसी, सीड्स जो है वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक क्या स्टोर रह सकते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एबीए। एम आई क्लियर? देन वी हैव इथाइलिन, दिस इज ओनली गैसियस पीजीआर, एक अकेला ऐसा है जिसको बोलते हैं गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सबसे पहले इसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर माना ही नहीं गया था। वो कैसे माना, किसने किया, वो भी देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोट ट्रांसवर्स ग्रोथ, ट्रांसवर्स ग्रोथ और लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ का मतलब क्या है, जब भी एक स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही होती है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ और लेंथ में इंक्रीज, और इस टाइम पे इसकी ट्रांसवर्स ग्रोथ जो है वो नहीं होती, दिस इज स्टॉप्ड। तो ये रिस्पॉन्सिबल है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, यानी प्लांट की लेंथ को छोटा रखने के लिए, और साइड वाइज बहुत ज्यादा ट्रांसवर्स ग्रोथ करवाने के लिए कौन, इथाइलिन। इसके बाद अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है इसकी फॉर्मेशन के लिए, तो है वो है मिथ्योनाइन, ठीक है। इसके अलावा इथाइलिन जो है वो एयर पोल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा क्या है, पॉजिटिव एजेंट इथाइलिन। देन वी हैव मैक्सिमम प्रोडक्शन इन राइप एंड फ्रूट, वैसे तो जो यंग पार्ट्स हैं उनके अंदर ज्यादा प्रोडक्शन होती है, बट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसमें है, राइपनिंग फ्रूट्स के अंदर होती है, और एक्सेस ऑफ ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड, यानी ये दोनों जब एक्सेस में प्रेजेंट होंगे तब इथाइलिन जो है उसकी फॉर्मेशन स्पीड अप हो जाती है, ठीक है। हिस्ट्री में दिमित्री रशियन 1901, पोल्यूशन इफेक्ट ऑन पी सीडलिंग, पी सीडलिंग पे पोल्यूशन के कौन कौन से इफेक्ट थे, सबसे पहला था स्वेलिंग। देखो यहां जो चीज बता रहा हूं वो इसके फंक्शंस में भी आएगी, स्वेलिंग,
ट्रांसवर्स ग्रोथ एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ का क्या? इनहिबिशन। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ का इनहिबिशन, 3 कंडीशंस हैं और इसे बोलते हैं ट्रिपल इफेक्ट। वो क्या है? इसके बाद कजिन्स ने 1910 में राइपेंड ऑरेंजेस से कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज को नोटिस किया था, जो आसपास के जितने भी बनाना प्रेजेंट थे उनको सबको भी क्या है, राइपेंड कर रहा था। और एक्सेस राइपनिंग तो जल्दी खराब हो जाएंगे और मार्केट जो लाइफ है उनकी, या जो शेल्फ लाइफ है वो घट जाती है। अब इसके बाद गेन इन 1934 आइडेंटिफाइड, ये जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, इस वोलेटाइल सब्सटेंस को इथाइलिन आइडेंटिफाई किसने किया था? वो है गेन। और कौन से सन में? 1934 में। देन वी हैव क्रोकर इन 1935। सबसे पहले इसने रिकॉग्नाइज किया था कि इथाइलिन जो है वो एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है। उससे पहले यहां तक इथाइलिन आइडेंटिफाई भी हो चुकी थी, बट ये नहीं पता था कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। फंक्शंस क्या है इसके? क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट। सबसे पहले क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट कौन से होते हैं? तो ये वो फ्रूट होते हैं जिनके अंदर इथाइलिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इथाइलिन हैज इफेक्ट ऑफ राइपनिंग। दूसरे, अब इसका अगर एंटागोनिस्टिक बात करें तो नॉन क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट, जिनके अंदर इफेक्ट नहीं होता, यानी कोई भी इफेक्ट इथाइलिन का नहीं है। अब कौन कौन से आएंगे इसके अंदर? एप्पल आता है, इसके अंदर टमाटो आता है, इसके अंदर ऑरेंजेस आते हैं, इसके अंदर पीच आते हैं, इसके अंदर प्लम आते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट। इसके बाद अभी जो मैंने आपको चीज बताई, स्वेलिंग, ट्रांसवर्स ग्रोथ एंड इनहिबिशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, ये क्या कहलाता है? ट्रिपल रिस्पॉन्स। इसके बाद हुक फॉर्मेशन। अब देखिए, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को अगर ये स्टॉप करता है तो उसके लिए कोई फंक्शन होगा, तो ये इस तरीके का हुक फॉर्मेशन हो जाता है एपेक्स पोर्शन पे किसी भी स्टेम के। इस वजह से ये ग्रोथ यहां पर नहीं हो पाती, बट ट्रांसवर्स ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहती है। सो दिस इज हुक फॉर्मेशन इन एपिकल पोर्शन इंड्यूस्ड बाय इथाइलिन। ब्रेकिंग डोरमेंसी इन एक्रिस हाइपोजिया। तो ये प्लांट है, इसके अंदर डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन। इसके बाद इलोंगेशन इन एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट ज्यादा छोड़ो, एक्वाटिक प्लांट में आपको राइस के बारे में एग्जांपल देता हूं। राइस का आपको पता है एग्रीकल्चर कैसे होती है? जो उसकी सीडलिंग है उनको डायरेक्टली वाटर के अंदर प्लांट किया जाता है। अब वाटर के अंदर अगर उनको प्लांट किया जाएगा तो उस कंडीशन में राइस जो है वो थोड़े टाइम के बाद खराब हो सकते हैं, अगर ज्यादा टाइम तक वो पानी के अंदर रहे। ऐसे में इथाइलिन प्रोड्यूस होती है और राइस के अंदर इसका प्रॉपर फंक्शन है इलोंगेशन करने का। हमने एक चीज देखी थी, इलोंगेशन को स्टॉप करता है और ट्रांसवर्स ग्रोथ करवाता है, बट ये जो है राइस के अंदर इलोंगेशन करवाता है। ठीक है, इसके अलावा रेननक्यूलस, इसके अंदर भी इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? दिस। देन वी हैव इन मैंगो, पाइनएप्पल, फ्लावरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन। तो मैंगो में और पाइनएप्पल में जब इथाइलिन प्रोड्यूस होता है उस टाइम फ्लावरिंग होती है, और लीफ सेनेसेंस, यानी लीफ को जितना जल्दी हो सके ये गिराने की कोशिश करता है। ठीक है, सो बच्चों हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को खत्म कर लिया, और अभी हम पढ़ेंगे, अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट, जो आपका मन करे वो सब। ना भी करे तो भी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।